हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रीजनिंग का सोल्यूशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब हम लोग यहाँ पर मैथ्स का सोल्यूशन देखें। किसका? मैथ का। हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 13 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। किसके? जो 2021 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके। अब हम लोग यहाँ पर 14वां सेट अभी हम लोगों ने रीजनिंग का किया है। अब हम लोग यहाँ पर मैथ का करेंगे। जो रीजनिंग की क्लास होती है वो अपनी होती है शाम 7 बजे, और मैथ की क्लास जो कि अभी आपकी चल रही है 8 बजे से। तो ये वाला पेपर हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था, वेन्यू नेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ION डिजिटल जोन, ठीक है। और ये पेपर की डेट क्या है? ये है 23/11/2021, मतलब 23 तारीख को ये वाला पेपर हुआ था। और इसकी टाइमिंग क्या थी? 4 से 5:30 के बीच में। कांस्टेबल जीडी 2021 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई सा भी डाउट है क्वेश्चन में, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर है मेरा, देखो 6307 85 73 और 32, ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं वहीं पे आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें कि एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 किलो के मूल्य से 30 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने इनमें से 60% सेब को 60 रुपये पर केजी के मूल्य पर बेचे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेबों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितने रुपए होना चाहिए? ठीक है ना। अगर इसने 520 रुपए के 10 किलो सेब खरीदे, ध्यान देना, 520 रुपए के 10 किलो सेब खरीदे हैं, तो 1 किलो सेब की कीमत 52 रुपये होगी या नहीं होगी? 1 किलो सेब की कीमत 52 रुपये होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 52 रुपये में ये चाहता है कि हमें 20% का लाभ हो जाए, पर केजी इसको बेचना है ना। ये चाहता है कि 20% का में लाभ हो जाए। 20% का मतलब 100 में 20 का लाभ हो जाए, ठीक है ना। तो 20% मतलब होता है 6/5, चाहे 120/100 भी लिख सकते हो। 120/100 लिखोगे, कट के 2 6 का 12, 2 5 6 10 आएगा। कितना आएगा? 6/5। चलो, वो इतने का लाभ चाहते हैं। देखो, इसने 60% सेब को 60 रुपये पर केजी से बेच दिया। देखो 60% को कितने में बेचा है? 60% मतलब 60/100। इतने सेबों को इसने बेचा है 60 रुपये पर किलो से, ठीक है। कितने? 60 रुपये पर किलोग्राम से। और इसके बाद इसने कुछ सेबों को, अब यहाँ पर सेब कितने बचे? 40%। तो 40% का मतलब 40/100 इसने बेचे हैं x रुपये से, ठीक है। अब x की वैल्यू में यहाँ पर निकालनी। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो 120 रख सकते हो, क्योंकि 100 से हम लोग यहाँ पर 100 को हटा देंगे। 120/100 ही लिख लो यहाँ पर, ठीक है। लिख लिया। अब इसको हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये 100 से ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 12, 120 आया था ना, यहाँ पर गुणा कर लो। 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 पंचे 60, 2 62, इतना आ जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ एक जीरो था, यहाँ एक जीरो था, जीरो से एक जीरो कट कर लेते, ठीक है। ये कितना आ गया? 624। यहाँ यदि गुणा करा दे तो 6 से कितना हो जाएगा? 36। 360, 360 इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 360 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 4x की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा 4, 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो गया? 264 बटे में कितना करना पड़ेगा हमें? 4। डिवाइड कर दो, 4 संग 24, 4 संग 24, तो कितना आ गया? 66 रुपये पर केजी अपने सेब का मूल्य आ गया। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पे कि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। अब देखो, 20 कार्य है 36 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 20 × 36 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कह रहा है कि उसी कार्य के 3/4 भाग को, ये पूरा कार्य हो गया, कार्य के 3/4 भाग को 18 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे? बराबर 18 पुरुष x कितने दिन में कर लेंगे? हमने मान लिया x दिन में कर लेंगे। चलो, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। तो कितने पुरुष लगेंगे? सॉरी, क्या पूछ रहा था? कितने दिनों में कर लेंगे? तो 30 दिनों में इसको कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना?
आगे चलते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं PDF आपको दे दूंगा। इसमें एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी पर चलती। देखो इसकी चाल कितनी है, चाल है 5, चाल है 5 सामान्य, लेकिन चल कितने से रही है, 3 से चल रही है। अगर 5 से चलती है लेकिन 3 से चल रही है तो इसको देर कितना हो जा रहा है, 1 घंटे 30 मिनट की देरी हो जा रही है। अच्छा देखो, अगर कभी भी दूरी सेम है, क्या दूरी तो सेम ही है ना, अगर दूरी सेम है तो जो यहाँ पर स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके टाइम का रिवर्स, मतलब 1/टाइम क्या हो जाएगा स्पीड। अगर चाल 5:3 के अनुपात में है तो इस पर जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, जस्ट रिवर्स 3:5 का। अब देखो चाल इंटू समय ही तो होता है, चाल इंटू समय दूरी होता है। देखो 5 या 15, इस पर दूरी 15 और इस पर भी दूरी कितनी है, 15 है। अब देखो कितने मिनट का लेट होता है, 1 घंटे 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट का। इस पर देखो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मिनट। क्या पूछ रहा था, इसी यात्रा का सामान्य समय कितना है, सामान्य स्पीड कितनी 5 है, सामान्य समय कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 की वैल्यू 90, तो 3 की वैल्यू 135। 135 का मतलब होता है 2 घंटे 15 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जहाँ पर आपको दिक्कत है आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर है ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है, उनके व्यय का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। देखो एक तो इसका मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा, नहीं तो बेसिक तो देखो बहुत लंबा जाएगा। इसको आपको मानना पड़ेगा 7x, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, 7:9 के अनुपात में है ना, तो मानना पड़ेगा 7x और 9x मान दो इनकी इनकम है। एक्सपेंडिचर इनका कितना है 13y अनुपात 15x इसका खर्च है। तो इस पे इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 9,000 और 15,000 का ये मतलब इनकी क्या बचत है। अगर 7x से 13x घटा देंगे 9,000 बचे बनेगा, 9x से 15y हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 15,000 बनेगा। इसके बाद एक बनेगा रैखिक समीकरण 2 चर का, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। इसका मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ। क्या सेकंड तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो आपको सिंपल सा यहाँ पर 7:9 लिख लेना है। कितना, 7:9, ये आपकी क्या हो जाएगी आय। और यहाँ पर खर्च कितना है 13:15, और इसका ये कितना आ रहा है 9,000 और 15,000, 9:15 के अनुपात में ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 13 नहीं है कितना हो गया 117, 13 नहीं है कितना हो गया 117। तो 105 से 117 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 12। आगे देखो इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करवा लो तिरछा, ये कितना हो जाएगा 15 × 13 करोगे कितना आएगा, 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 × 15 कितना आएगा, 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 × 15 4 19, 195, ठीक है। 000 हम लगा देंगे, उसके बारे में बात की बात है, ठीक है ना। और 15 नहीं है कितना होता है 105। जैसे हम 195 से 105 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 90। तो 12 बराबर कितना हो गया 90,000। 15 सत्ते 5 सॉरी 15 नहीं है 135 होता है ना, 135 होता है। 12 बराबर कितना आ गया 60,000। तुम्हें क्या निकालना, इनकम निकालनी है ना। इनकम कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 पंचे 60, 1 की वैल्यू 5,000 आ गई, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 35,000, जो कि अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। आगे यहाँ पर है एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,094 हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साधारण ब्याज लगा हुआ है। क्या लगा है, साधारण ब्याज। अगर हम इसको देखें तो ब्याज कितना हो जा रहा है, देखो 10.5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 42%। टोटल ब्याज कितना आएगा 4 साल में 42%। देखो 10 चौक 40, 5 चौक 20, मतलब 40 और 2 कितना हो गया 42%। अगर मूलधन 100% है, ब्याज 42% मिल रहा है, तो इसका जो मिश्र धन कितना हो जाएगा 142%। दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। तो 142% की वैल्यू कितनी है 80 94।
तो पूछ रहा है समान राशि पर समान दर पर 36 18 तो 20 कितना 20/3 वर्ष का पूछ रहे हैं। तो 20/3 वर्ष गुणे 10 ये कितना है 5 है। इसको कट कर लो 3 त्रिको 9 3 5 15 कितना आ गया 3.5। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये कितने की वैल्यू पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बता दो 170% की वैल्यू। 142 की वैल्यू 80 94 दिया है आपसे 170 की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल से कर लो यहाँ पर 80 94 गुणे 170 बटे में कितना हो जाएगा 142 बटे में कितना हो जाएगा 142। अब इसको क्या करो सिंपल से आप लोग कट कर लो। क्या कर लो सिंपल से आप लोग इसको कट कर लो। कितने से कट हो जाएगा ये देखो 4 2 6 1 7 कट होगा किसी से। अच्छा पूरे से कट कर लें क्या देखो 142 सेकंड में 142 और इसको कट कर लो 14 पहाड़ा पढ़ो 14 5 70 ये 5 बार जाएगा लगभग। कितने बार 5 बार। गुणा करो कितना आएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 5 चौक 20 21 की 1 हासिल 2 7 कितना आ गया 710। ये कितना है 809 तो 809 से घटा लो इसको तो यहाँ आएगा 9 ये आएगा 10 से 1 जाएगा कितना आएगा 9 99 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा 9 9 4 994 बनेगा। और अब यहाँ पर 14 से इसको डिवाइड करो 99 के आसपास ले जाओ ठीक है 14 7 98 तो ये लगभग 57 बार में पूरा कट जाएगा। अगर एक की वैल्यू 57 आ गई तो 170 की वैल्यू कितनी आएगी 57 गुणे 170 तो ये कितना आ जाएगा 0 17 7 119 की 9 हासिल 11 17 25 85 85 और 11 कितना हो गया 96 कितना आ गया 9 6 9 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि ए किसी काम को 15 दिन में बी 30 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे में करने के बाद ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने में बी भी ए के साथ शामिल होता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा ठीक है ना। तो ए किसी काम को कितने दिन में 15 दिन में बी किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद हम लोग यहाँ पर टोटल काम मान लेंगे। देखो ए 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है बी 30 दिन में काम खत्म कर लेता है ठीक है। हमने यहाँ पर टोटल काम मान लिया कि हमारे पास टोटल काम है 30 तो मतलब ए की क्षमता हो जाएगी 2 मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा बी एक दिन में 1 काम करेगा। क्लियर है ना। ए द्वारा सॉरी दिन की बात नहीं हो रही यहाँ घंटे की बात कर रहे हैं ठीक है। ये 15 घंटे में पूरा काम करेगा मतलब 1 घंटे में ये 2 काम करेगा और बी 1 घंटे में 1 काम करेगा। ए ने 5 घंटे तक कार्य किया। अगर ए ने 5 घंटे कार्य किया तो कितना काम हो गया 10 काम हो गया। 10 काम हो गया तो काम बचा कितना 20 काम बचा। अब कह रहा है इसके बाद बी भी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। बी और ए दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3। अगर यहाँ पर 3 से भाग दे दो तो टाइम निकलेगा कितना आएगा 3 18 6 घंटे 2/3 इसमें यदि 60 का गुणा कर दो मिनट बन जाएगा 3 दूनी 6 कितना आ गया 6 घंटा 40 मिनट कितना आ गया 6 घंटा 40 मिनट। अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पिग्गी बैग में 1 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं 5:9:4 के अनुपात में। यदि पिग्गी बैग में कुल 860 रुपए हैं तो उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के। देखो इसमें गुणा कर लो 5 गुणे 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है। कितना रुपए आएगा 5 रुपए। अगर 2 रुपए के 9 सिक्के हमने मान लिया टोटल कितने रुपए होंगे 18 ठीक है। टोटल कितने हो गए 18। यहाँ पर 5 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। यदि हम तीनों को जोड़ लें तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 860। इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 18 2 20 3 23 23 20 कितना होगा 46 कितना होगा 23 20 हो जाएगा 43। तो यहाँ पर 43 की वैल्यू कितनी दे रखी 860। तो क्या पूछ रहा है 5 के कितने सिक्के। देखो 5 रुपए के 4 सिक्के तुम्हें 4 की वैल्यू निकालनी। देखो 43 दूनी कितना हो जाएगा 86 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अपने क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अंकों की संख्या कितनी है 57 28 2p और 9 ठीक है। 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो 11 माइनस p का मान कितना होगा जहां p की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। क्या है p की वैल्यू 0 से बड़ी है। आपको यहाँ पर ये चीज दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल यदि हम लगाएं
तो 11 कब डिवाइड होगा, जब हम एक विषम विषम को ऐड कर ले, विषम विषम डिजिट को ऐड कर ले और सम सम डिजिट को ऐड, मतलब सम सम डिजिट को जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से पूर्णतः कट जा रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलो 5 2 7, 7 2 9, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया, माइनस साइन लगा दो। विषम विषम को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15, 15 प्लस पी कितना हो गया ये 15 प्लस पी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3 प्लस पी, कितना आएगा 3 प्लस पी, इतना आएगा ना। अब हम यहाँ पर p की वैल्यू कितनी रख दें बताओ, 3 माइनस पी आएगा, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा ना, ब्रैकेट लगेगा 15 प्लस पी आया तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस पी, 3 माइनस पी बटे कितना, ये 11 से विभाज्य होना चाहिए ना। अब हम यहाँ पर p की वैल्यू कितनी रख दें कि ये संख्या 11 से कट जाए। यदि हम p की वैल्यू 3 रख दें, सिंपल सी बात, यदि p की वैल्यू 3 रख दें तो 3 माइनस 3 0, 0 बटे 11 कितने विभाज्य हो जाए, 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 0 में 0 पूरा विभाजित हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 11 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 8, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है यदि x और y का मान 5:8 है तो इसका मान बताओ। अगर अनुपात में है तो हमने क्या किया डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अनुपात में नहीं है तो आप x रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे, ठीक है ना। चलो x की वैल्यू 5 है तो 5 चौके कितना हो गया 20 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 है तो 8 तक कितना हो जाएगा 24, तो 20 माइनस 24 इसमें लिखना, 5 चौके 20 यहाँ हो जाएगा और 8 सत्ते 56 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो गया 20 माइनस 56, अनुपात लगा लो। यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 में 4 4 नहीं 36, कितना आ गया 1:9, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर बॉडमास रूल का क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पर डिवाइड में लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, कितना होगा गुणा करो, 36 18, 18 3 54, तो ब्रैकेट का मान कितना आएगा 54 आएगा। 54 के बाद यहाँ पर लिखा है 1/6, 54 के बाद 1/6 लिखा है तो 6 नहीं का 54 कितना आ गया 9 आ गया, मतलब लास्ट में कितना लिखा जाएगा प्लस का 9। इधर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 ऑफ 7, तो ऑफ का मतलब गुणा 7 से 7 कट गया तो बचा कितना 1 बचा ना, 7 का डिवाइड 1 में लगाएंगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 7। इतनी बात भी क्लियर है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 8 माइनस, सबसे पहले हमें गुणा सॉल्व करना होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 4/24, ठीक है, कितना हो गया 4/24 प्लस का यहाँ पर कितना बचा था 7, ये 7 लिख लिया। अब ये भाग में ना, ये गुणा में करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 लिख लिया, और यहाँ पर हमने प्लस का कितना लिख लिया 9 लिख ही लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 4 1 में 4 4 6 24, कितना आ गया 1/6 आ गया ना। अब देखो ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 8 है, तो 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे इसका तो माइनस 1/6 और 1/7 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा -1 + 7, कितना हो जाएगा ना -1 + 7। अब 7 से 1 घटाओ कितना आ गया प्लस का 6, प्लस का 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा प्लस का 1, तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर 16 संख्याओं का औसत, ध्यान दो 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 20.6 है और 5 संख्याओं का अंतिम 5 का औसत कितना है 32.4 है। तो कह रहा है कि शेष संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। देखो 6 संख्या यहाँ है, 5 संख्या यहाँ है, 11 संख्या है, हमें लास्ट की 5 संख्या मतलब बीच की 5 संख्याओं का एवरेज बताना। चलो 16 संख्याओं का अगर औसत 24.5 है तो 16 संख्याओं का योग कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 16 5 80 की 0 हासिल 8, 16 चौक 64, 64 8 कितना होगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 72, कितना बचा हासिल 7, 16 दूनी 32, 32 7 कितना होगा 39, कितना हो गया 39 हो गया, मतलब आया कितना 392, दशमलव 0 तो दशमलव हटा दो, ठीक है ना। 6 संख्याओं का औसत कितना है 20.6, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाए गुणा करो। 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, यहाँ 3 हो गया, 6 दूनी 12, कितना आया 123। 5 संख्याओं का औसत कितना है 32.4, गुणा कर दो। 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 9 15 1 16, 162.0,
ऐड करो कितना आएगा, 3 2 5 6 2 8 285। इसका और इसका योग कितना आ गया 285, इसके योग में से हम इसको घटा देते हैं, तो 285 इसमें से घटा दो, सिंपल से कितना 285 इससे क्या करो घटा दो, कितना आएगा देखो 12 से 5 जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 7, 12 से 5 जाएगा यहाँ आएगा 7, 8 से 8 जाएगा यहाँ आएगा 0, 107। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का निकालना है तो बटे 5 कर दो, 107 बटे 5 जैसे ही करोगे कितना आएगा 21.4 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया तो परिमाप कितना हो जाएगा। जैसे मैं परिमाप की बात करूँ, पी की बात करूँ, पी बराबर क्या होता है, एल ब्रैकेट पी बराबर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब यहाँ पर क्या किया गया है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को दो गुना किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस बी। 2l प्लस बी क्या था, यही तो p था ना, तो ये कितना हो गया परिमाप 2p, मतलब 2 गुना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे की बात करें तो इसमें है कि 18 मीटर और 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 18 गुणे 50, इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा कर चालू कर लो। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इधर लिख सकते हैं 9 गुणे 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 50 में करवा दो, कितना हो गया 100 हो गया। कितना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 9, और यहाँ 9 है तो बाहर आएगा कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ 100 से बाहर कितना आएगा 10 आएगा। 3 धाम में कितना होता है 30 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर है कि a के 3 गुने और b के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है। दो संख्याओं का औसत 17 है, मतलब योग 34 होगा। ये बात तो अपनी फिक्स है। संख्याएं क्या है, a का 3 गुना मतलब 3 है, b का 4 गुना मतलब 4b बराबर कितना दे रखा है 34। ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर a का 4 गुना और b के 3 गुने का परिणामी कितना है 18 है। अब a का 4 गुना मतलब 4a, b का 3 गुना मतलब 3b बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 18। औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमें क्या बताना, a और b का योग ऐसा करो, थोड़ा दिमाग लगाओ और दोनों को जोड़ लो। कितना हो जाएगा देखो 4 3 7 है, यहाँ से कितना आएगा 4 3 7 है प्लस 4 3 7b, इसको जोड़ो 6 4 10 3 3 6 70 हो गया ना। तो 7 कॉमन कर लो, कितना आएगा a प्लस बी बराबर 70। 7 से कट कर दो कितना आ जाएगा 10, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 35 है। अच्छा 70 और 40 का अंतर कितना है 35 है, मतलब 70 और 40 का यदि हम अंतर देखें तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना। इसका जो अंतर इसने दिया है वो कितना दिया है 135। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 135। तो हमें संख्या क्या निकालना है, वह संख्या निकालना है। संख्या हमेशा होती है 100%। अगर 30 की वैल्यू 135 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 से इसको कट कर लो, 3 से हमने कट कर लिया, कितना आ गया 45 आ गया। अगर 10 की वैल्यू 45 है तो 100 की वैल्यू 450। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट का समय लेती है। उसमें किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि यह चाल में 33.13% की वृद्धि कर दी जाए, 33.13% निकालोगे कितना आएगा 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/3। अगर 3 में 1 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा 4/3। तो 90 का 4/3 देखो कितना आएगा, 90 का हो जाएगा 4/3, 3 चौक 12 120। कितना हो जाएगा 120। अब यदि हम 90 की स्पीड से चल रहे हैं तो 50 मिनट का टाइम लगता है। यदि चाल इतनी बढ़ा दी जाए तो पूरी दूरी के इतने भाग को पार करने में या इतने भाग को तय करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो वो 90 पे चल रहे हैं, टोटल टाइम हमें लग रहा है 50 मिनट। अगर 120 से चलेंगे इतने ही भाग को पार करने में, फिर इतने ही भाग को नहीं, इसके 5 दूनी 10 4 14/5 भाग को, 14/5 भाग को कितना टाइम लगेगा। हमने स्पीड से भाग दे दिया, सिंपल। देखो
0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये कटेगा 2 6 का 12, 2 सत्ते 14, ठीक है। 6 से कट जाएगा 15 बार में, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते होगा 105। कितना टाइम लगेगा, 105 मिनट का। 105 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस 45 मिनट। 60 मिनट होता है 1 घंटा और 45 मिनट, कितना आया आंसर अपना 1 घंटा 45 मिनट, जो कि यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17। इसमें किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य के 10% कम में बेचता है, मतलब 90% में बेच देता है। यदि उसने जैकेट को 500 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ हो जाता। देखो 10% कम में बेचा मतलब 90 में बेचा है, ठीक है। और यदि वो 15% का लाभ होता कब, जब वो 500 अधिक में बेचता। 90 में बेच रहा है और 115 में बेचने में बीच में कितने का अंतर आएगा, बीच में सर अंतर आ जाएगा 25 का। तो 25% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 500 रुपये। ये 90% में बेच रहा था, अब जब 115% में बेचेगा तभी तो 15% का लाभ होगा। जो इसके बीच का अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 500 रुपये का। तो इसके बीच का अंतर 25% किसके बराबर आ गया, 500 के। और इसमें पूछा जा रहा है जैकेट का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 25% का मतलब 500, तो 100% का मतलब ये देखो इसका 4 गुना है ना, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो इसको भी कर दो कितना गुना, 4 गुना, 5 चौक 20, कितना आ गया, 2000 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड मास रूल का। तो सबसे पहले इस पे ऑफ सॉल्व करते हैं ना। चलो ऑफ सॉल्व कर लो। ऑफ सॉल्व हम लोग करेंगे, देखो 2 से ये 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। कितना आएगा, 1/5 डिवाइड, गुणा कर लो, 2 एक अन्नम 3 एक अन्नम में 3/5 दूनी 10, इतना आएगा। प्लस देखो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1/6 माइनस का 2/3, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/5 भाग का साइन है, गुणे का साइन लगा के 10/3 लिख लें, प्लस 1/6 माइनस का 2/3। यहाँ देखो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का। तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 1/6, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं। इसमें है कि क्या है, इस पे देखो, इसमें है कि जगन ने सामान्य मूल्य पर 4 अलमारियां खरीदी। उसने 3 अलमारी को 14% के लाभ पर बेच दिया, चौथी अलमारी को उसने K% लाभ पर बेचा। यदि कुल 15% का लाभ है तो K का मान बता दो, ठीक है। मुझे बता देते हैं। तो 3 को उसने 14% के लाभ पर बेचा, मतलब प्लस 14 पर बेचा, ठीक है। प्लस इसके बाद चौथी अलमारी को K% के लाभ पर बेचा, एक अलमारी को K% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ 15% का हुआ। 4 अलमारी बेचने पर 15% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 15 चौके 60, कितना आया 60। तो K% की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60%। यहाँ पर 14 3 42, 42 प्लस में ना, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस का 42, घटा लो, कितना आ गया, 18। K का मान कितना आएगा, 18%। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल से ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो, ए और बी के वेतन, सॉरी ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने परसेंट अधिक, ये पूछा जा रहा है। देखो ए बी सी लिख लें हम, चलो लिख लेते हैं, अनुपात लगा लो। यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। अगर बी का वेतन 100 है, सिंपल सी बात है, तो ए का वेतन 90 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अनुपात देखेंगे तो 9:10 का अनुपात आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन है सी के वेतन से, अगर सी 100 है तो ये कितना है, ये है 75। अनुपात निकालेंगे तो 25 3 75 और 25 चौके 100। चलो सभी का अनुपात निकालो। इधर 3 लिखा, 3 इधर आएगा, 10 उधर लिखा, 10 उधर चला जाएगा। 9 3 कितना हो गया, 27, 10 3 30 और 10 चौके 40। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सी का वेतन ए से कितना अधिक है। देखो इससे ए से कितना अधिक है, 27 से कितना अधिक है सर, 13 अधिक है। किस में से अधिक है, 27 से। परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब इसको आप लोग सॉल्व करो। इसमें पूछा गया लगभग कितना परसेंट, लगभग में निकाल लेना। तो 13 दूनी 26, 2 बार से ज़्यादा में घटेगा ना तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। अगर 2 से भाग 100 में दे दे कितना आएगा 50, लगभग 50 से थोड़ा सा ही कम आएगा अपने आंसर। 50 से हल्का कम क्या दिया है 48%। तो ये अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए x और y, ठीक है, 165, 297 और 495 के क्रम से लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ है। क्या पूछ रहा है, x बटे y का मान बता दो। सिंपल से कर लो। देखो 165, 297 और 495, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। पहला फैक्टर यदि हम इसमें 5 से भाग दे दो कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 15, 33 आ गया। 33 आ गया। हमें इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि कितना आएगा, 5 का भाग देंगे तो 33 आएगा। मतलब 5 × 3 × 11 आ जाएगा। 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 165। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या भी 11 से कट जाएगी क्या, 11 से कट जाएगी क्या, चेक करते हैं। ये संख्या को हम 11 से चेक करते हैं काट के, कितने बार जाए, 11 दूनी 22, कितना बचा 22 के बाद 7 ना, 11 × 7 = 77, ये हो गया 27। 11 × 27 करेंगे 297 मिल जाएगा। 27 होता क्या है सब, 3 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 का क्यूब इंटू में 11। ठीक है ना। इसको हम लोग कट करके देखते हैं क्या 11 से कटेगा क्या, कट कर दो। 11 से काटे हमने तो यहाँ पर आ गया 45। 45 के हम लोग 2 फैक्टर करते हैं। 2 ऐसे फैक्टर करो जो कि सहभाज्य हों। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कर लिया 9 और 5, क्या कर लिया 9 और 5, 2 फैक्टर हो गए। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 को हम लोग सिंपल 5 लिख सकते हैं। अब HCF निकालने का क्या तरीका होता है कि तीनों में तुम्हें कॉमन मिलना चाहिए। तीनों में क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो तीनों में हमें 11 कॉमन मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है, 11 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा 11, और इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, इन तीनों में केवल हमें 3 कॉमन मिल रहा है। तो हमें कॉमन कितना मिला, 11 × 3 = 33, इतना मिल गया। HCF क्या होगा, HCF ये होगा कि जितनी संख्याएं दी हैं उन सभी संख्याओं में जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो हमारा एलसीएम होता चला जाएगा। यहाँ पर 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी, 1 लिखी तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी लिखी, 3 का क्यूब, तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा। 11 की सबसे बड़ी पावर कितनी, 11 × 9 = 11, 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से कट करेंगे 11 × 3 = 33, ठीक है। 3 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा कितना 9, और 9 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 45। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, इस पे कि 26,000 की राशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या है, बराबर है। यदि हम 5% देखें और 3 वर्ष का देखें, 5% देखें और 3 वर्ष का देखें, ऐसे साधारण और चक्रवृद्धि नहीं दिया ना, अगर कुछ ना दे तो साधारण मान लेना। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15%, तो 15% बराबर कितना हो गया, 6 चौके 24%। 15% किसके बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया 24% के। अब आगे देखो हमें क्या करना है, आगे टोटल यहाँ पर देखो 15 और 24 कितना हो जाएगा, सिंपल से 15 और 24 हो जाएगा 5 × 4 = 9, 39, कितना हो जाएगा यहाँ पर 39। तो यहाँ पर जो 39% की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 26,000। ठीक है ना। 39 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26,000 हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यदि हम 15% की वैल्यू निकाल लें सिंपल से, तो 15% कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, 3 बराबर 2,000 के। इसका 5 गुना है ना, तो इसका 5 गुना कर दो, 5 बराबर कितना हो गया 10,000 के। तो 15% की राशि कितनी आ गई, 10,000 आ गई ना। 15% की राशि कितनी आ गई, 10,000। पहले भाग की राशि कितनी है, अगर पहले भाग की क्या पूछ रहे हैं, राशि पूछ रहे हैं ना। ब्याज कितना आया है 10,000, अगर 26,000 में 10,000 ब्याज आ गया तो पहली भाग की राशि कितनी आ जाएगी, 16,000, सिंपल से। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। नहीं तो इसका एक अगला तरीका आप लोग यहाँ पर देख ही लो। ठीक है ना। क्या करो, अगला तरीका यहाँ पर देख ही लो आप लोग। क्या करना है, यहाँ पर
ये कर लो 26,000 है ना, 2 भागों में बांटना है आपको, 26,000 2 भागों में। पहले भाग को दे दो x रुपये, दूसरे को दे दो 26,000 माइनस x। ठीक है, 26,000 माइनस x। अब देखो पहले भाग पर 5% 3 वर्ष के लिए कितना हो गया, 5 या 15%। ठीक है, ये दूसरे भाग पर कितना ब्याज हो जाएगा, 6 चौके 24%। ये हो जाएगा 24/100। ये कितना हो जाएगा 24/100। ये 15/100 अगर मतलब लिख ही लो इसको, तो 100 से वाला 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया 15x बराबर 24 का गुणा कर देंगे 2600 में, 0 0 0। ठीक है, 24 छक्का कितना होगा, 24 छक्का 6 दूनी 12, 144। 144 की 4 बचेगा कितना, 14 बच जाएगा हासिल। तो 24 दूनी 48, 48 और 14 कितना होगा, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 62। ये कितना हो जाएगा 62, कितना आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 24x। अब 24x इधर जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3, 39x बराबर 6 2 4 000 x से मान इतना आ गया। और इसको आप लोग कट कर लो, 13 3 39, कितना हो जाएगा 13 3 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 8 104, कितना आ गया 48,000। तो एक यहाँ पर 3 की, अब यहाँ पर 3 से इसको काट लो, कितना आएगा, 3 से कटेगा 48, तो यहाँ आएगा 16,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000। मतलब हमने पहला भाग कितना माना था x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16,000। इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है कि किसी वस्तु पर 12% और 10% की 2 क्रमागत छूट देने पर वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहले हमने 12% की छूट दी है, इसके बाद हमने 10% की छूट दी। ठीक है, चाहे पहले 10 की दे दो फिर 12 की दे दो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। चलो सबसे पहले हमने कितने छूट दे दी, हमने मान लिया हमने इस पर 10% की छूट दे दी। 10% की छूट हो गई तो मतलब 35 रुपये की छूट हो गई। 35 की छूट हो गई, ये सामान कितने में बिकेगी 65, 3465 में बिक जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, 12% की छूट दे दी, तो 12/100। चाहे तो आप लोग इससे लगा सकते हो ना, x + y + xy/100। इससे कितना आ जाएगा देखो, -12 + 10, -12 - 10 प्लस का 120/100। यहाँ आएगा 12 10 22, -22 + 1.2, तो कितना आएगा 20.8। चाहे तो 20.8% डायरेक्ट निकाल लो, चाहे तो 20.8% डायरेक्ट निकाल लो, किसका 3500 का। ठीक है, तो भी आ जाएगा आपका। तो 2 0 फिर 2 0 कट गए, मतलब 2 0 दशमलव लग गया, कितना आएगा 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 छंग 72, 72 6 78 की 8 हासिल 7। ठीक है ना, यहाँ पर हासिल कितना आएगा 7 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है क्या अभी, 12 पंचे 60 0 हासिल 6, 12 छंग 72, 72 78 की 8 हासिल 78 की 8, 7 बचा ना, 12 चौक 48, 7 7 14 15 की 5, यहाँ कितना जो है 5, 12 3 36, 36 5 42 41, कितना आएगा 4180, मतलब 415.80। ठीक है, तो इससे 3465 से 415.8 इससे और घटा दो, तो आएगा क्या इससे 10% 350 होगा भाई। 3500 का 10% कितना होगा 350। हम यहीं पर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, रोहित कह रहा हूँ ये दशमलव में क्यों आ रहे हैं, 1 मिनट रुकना। देखो 3500 का 10% कितना होगा 350 होगा, इससे घटा लो, 0 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3, 3250। इसका 12% निकाल लो, 12/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, निकालो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 37 की 0 हासिल 3, 12 3 36 3 39। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 3900 मतलब 390, तो 3250 से 390 घटा दो। ठीक है, 3250 ही आया था ना, हाँ ठीक है, इससे घटा दो आप लोग 390, कितना आएगा 0 आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या इस पर भी, 14 में 9 जाएगा, 5 आएगा, नहीं आ रहा है। एक काम करो डायरेक्ट ही निकाल लो, कहीं इस पर कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो रही है, क्या करो लो डायरेक्ट निकाल लो, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं पे।
क्या हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है छोड़ो। इसका आप लोग डायरेक्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा 3500 का 20.8%, जितना है उसमें से 3500 घटा देना, मतलब जितना आए 3500 से वो चीज़ आप लोग घटा देना, जो आए आपका वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 2772 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्या है यहाँ पे, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 2200 में बेचकर 10% का लाभ मतलब प्राप्त करता है। तो छूट कितने थे, अब देखो 20% की छूट पर खरीदता है, मतलब 80% पर उसने खरीद लिया और 10% का लाभ प्राप्त करता है बेच कर, तो मतलब 80 का 10% कितना हो जाए 88। 88 में बेचा है, कितने में बेचा है 2200 रुपये में, तो इस पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ पहले। तो 11 8 88, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 11 8 88, 11 दूनी 22, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 200 गुणे 100 बटे कितना आएगा 8 आएगा ना, तो इसको कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 25 में कटेगा 100 हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ पर 100 आएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। हम 80 की वैल्यू निकालें, अगर 8 की वैल्यू 200 है तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। देखो वस्तु इसने 2000 में खरीदी है, 2500 में इसने क्या किया, इसको छूट कितनी मिली थी, इसको छूट मिली टोटल 500 रुपये की। 100% की वैल्यू कितनी थी 2500 और इसने 80% में खरीदा कितने में था 2000 में, तो ये कितनी छूट पर खरीदा था, तो ये खरीदा था 500 रुपये की छूट पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलते हैं, यहाँ पर है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 से 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ब्याज क्या मिलेगा, जितना मूलधन है उतना ही ब्याज मिल जाएगा, तो वस्तु दोगुनी हो जाएगी। हमने कहा कि ब्याज इसको मिल गया P, मूलधन कितना है P, रेट कितना है हमें नहीं पता, हमें रेट निकालना है, दर कितना है सॉरी इस पे टाइम कितना है 8 से 24 1 25/3 बटे में कितना आएगा 100 आएगा, परसेंटेज मतलब कितना होता है PRT/100 होता है ना, वो ये वाला 100 आ जाएगा, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, P से P कट जाएगा, 4 दिया कितना हो गया 12 आएगा इधर, तो R बराबर कितना होगा टोटल 12%। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने ये वाले क्वेश्चन पे और इसको करते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं जल्दी से। पहले इस पे 12% की छूट दी गई है, इसके बाद 10% की छूट दी गई है, ठीक है। अगर फार्मूले में लगाना चाहो तो चाहे 12 पहले रख दो चाहे 10 बाद में रख दो, आपका कितना आ रहा था 20.2 आ रहा था ना, 20.8 आ रहा था शायद। अब देखो हम लोग बिना फार्मूले के इसको करते हैं, देखो क्या हो जाएगा इस पर 3500 की सामान है, ठीक है, 3500 उसका अंकित मूल्य है, इस पर हमने 12% का छूट दे दिया, 12% का छूट, इसका 12% कितना होगा वो निकाल लो, 2 0 कट जाएंगे, 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 3 36 और 36 6 कितना होगा 42, मतलब 420 रुपये कितना आएगा इसका, मतलब 12% की छूट देने पर छूट कितनी मिल गई 420 की। 3500 के सामान में अगर 420 रुपये की छूट मिल गई तो कितने की वस्तु पड़ी 0 8, यहाँ से कितना आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3080 की। अब 3080 में से इन्होंने 10% का और छूट ले लिया, कितने का 10% का और छूट ले लिया 10/100, तो एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 308 की और छूट ले ली। तो 3080 में अगर मैं 308 की और छूट दे दूँ तो कितने की वर्ष पड़ेगी, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ आएगा 7, इधर आएगा 27, तो कितने की वस्तु पड़ेगी 2772 की। ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला लगाना हो तो मैंने आपको वही बताया था कि चाहे पहले 12% रख दो चाहे 10% रख दो, लेकिन अगर इस पर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको 12% लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपको 10% उसका लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो फिर आज की क्लास कैसी लगी ये चीज़ आप हमें बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्या है आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 15 के साथ। क्लियर है ना। हाँ शेयर कर देना इसको, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना, तो शेयर कर दो इसको, और अपनी अगली क्लास लेंगे क्लास नंबर 15 कल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय। हाँ जिन्होंने भी प्रीवियस सेट नहीं कंप्लीट किए
वो लोग जल्दी से वो वाले सेट कंप्लीट कर लो, ठीक है ना।